गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले वाले वीडियो में अभी ये मैकेनिज़्म अधूरा रह गया था और इसको हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने बताया स्लाइडिंग मैकेनिज़्म तो डिस्क्राइब कर चुके थे, लेकिन इसकी सरल लैंग्वेज में जो है हम इसको आगे समझा रहे थे कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है। जैसा कि हमने इसमें डिस्क्राइब किया था, डिस्कस किया था पहले। व्हेन द मसल कॉन्ट्रैक्ट्स द आई बैंड्स टेलीस्कोप इंटर्स इनटू द ए बैंड्स, the I bands and H band enters within the A band and becomes shorter, छोटा हो जाता है। while the A bands remain the same size, A band अपनी सेम साइज में पड़ी रहती है, कोई परिवर्तन उससे नहीं होता। कॉन्ट्रैक्शन के दौरान इस तरह कंडीशन होती है। लेकिन जब रिलैक्स पीरियड में होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, तो उस समय क्या होता है कन्वर्सली, यानी ठीक इसके विपरीत कन्वर्सली व्हेन द मसल इज स्ट्रेच्ड, जब मसल खींचता है, बाहर आता है, the I bands are pulled out from the A band, I band A band से बाहर आ जाता है। the I bands and the H band within the A band becomes longer, जब ये दोनों H band और I band जब बाहर आ जाते हैं A band से तो लंबा हो जाता है, मसल फाइबर लंबे हो जाते हैं। तो इन दिस वे सार्कोमियर इज ए कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट, इस तरह से हम कह सकते हैं जो सार्कोमियर है वो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है, क्योंकि ये सारा जो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है, मसल्स में मूवमेंट हो रहा है, वो सार्कोमियर में होता है। इसी तरह से एक एक मसल फाइबर में कई कई सार्कोमियर होते हैं, तो हर सार्कोमियर में ये कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ए सार्कोमियर इज़ द यूनिट ऑफ हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर, यानी कि अगर हम इसे देखा जाए तो सार्कोमियर ही कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट भी है, साथ साथ मसल्स का हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। यानी अगर स्ट्रक्चर देखें तो हम एक सार्कोमियर के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, वही उसका बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इस तरह ये हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी सार्कोमियर ही है। एंड फिजियोलॉजिकल एक्शन टू, और यही सार्कोमियर जो है फिजियोलॉजिकल एक्शन भी, इसी के एक्शन को ही फिजियोलॉजिकल एक्शन भी कहते हैं। अगर सार्कोमियर एक्शन कर रहा है तो वही उसका फिजियोलॉजिकल एक्शन है। यानी बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज द सार्कोमियर। इट इज रिपीटेड अलोंग द एक्सिस ऑफ फाइब्रिल एट डिस्टेंसेज ऑफ अबाउट 2.5 माइक्रोन। इस तरह से यही बार बार प्रक्रिया होती है, अपने एक्सिस से बार बार ये फाइब्रिल स्ट्रेच करते हैं, फिर सिकुड़ते हैं, फैलते हैं, सिकुड़ते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट करते। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है कि जब ये दबना, जैसे हार्ट दबता है तो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब फैलता है तो वो रिलैक्स पीरियड में। उसी तरह से जब मसल्स जो है कि जब जो सिकुड़ते हैं, स्लाइडिंग मैकेनिज्म बनाते हैं, स्लाइड बनाते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं एक्टिन मायोसिन, तब एक कॉन्ट्रैक्शन है। जब ये फैलते हैं तो ये रिलैक्सेशन है। यानी कॉन्ट्रैक्शन में स्लाइड बन रहा है और फैलते हैं तो आई बैंड एच बैंड बाहर आ जाता है, यानी वो लंबे हो जाते हैं। और जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो जो है कि छोटे हो जाते हैं। ए बैंड दिखता है कॉन्ट्रैक्शन समय सिर्फ, और बाकी सब अंदर होते हैं। जब रिलैक्सेशन होता है तो आई बैंड एच बैंड दोनों बाहर आ जाते हैं। इस तरह से इसका ये जो इस तरह से एक बार फैलना, एक बार सिकुड़ना, एक बार कॉन्ट्रैक्शन, एक बार रिलैक्सेशन, ये जो प्रक्रिया होती है, तो यानी मसल एक बार छोटा होता है, ये शॉल्टर होता है, एक बार लंगर होता है। तो ये आखिर शॉल्टर और लंगर का जो खेल चल रहा है, ये आखिर कितनी दूरी तक ये लंबा होता है, कितनी दूरी तक ये जो है कि कितना डिस्टेंस में ये सिकुड़ता है, कितने डिस्टेंस में फैलता है, उसका एक सार्कोमियर के अंदर कितना डिस्टेंस जो है कि रिलैक्सेशन के समय होता है, कितना डिस्टेंस जो है कि कॉन्ट्रैक्शन के समय, तो वो लगभग जो डिस्टेंस होती है वो होती है 2.5 माइक्रोन। यानी कॉन्ट्रैक्शन के समय 2.5 माइक्रोन डिस्टेंस सार्कोमियर का कम हो जाता है, और जब फैलता है तो 2.5 माइक्रोन डिस्टेंस वो जो है दूरी बढ़ जाती है। यानी इसी तरह से एक मसल फाइबर्स में अगर कई सार्कोमियर हैं और प्रत्येक सार्कोमियर में 2.5 माइक्रोन यम अगर ये जो है कि शॉर्ट हो रहा है या लॉन्गर हो रहा है, तो उसी हिसाब से एक जो है कि मसल फाइबर की लंबाई अगर काउंट कर लें तो उतनी बढ़ती है और उतनी ही सिकुड़ती है। तो इस तरह से ये इसका मैकेनिज़्म कंप्लीट हुआ। तो जैसा कि हमने आपको सिलेबस में डिस्क्राइब किया,
फिजियोलॉजिकल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये होगा स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स। तो इसका स्ट्रक्चर हो गया और कॉन्ट्रैक्शन भी हो गया, मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो इस तरह से ये थर्ड यूनिट भी कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद जो है कि फोर्थ यूनिट में हम आते हैं, इसी के साथ ही इसको स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ होम्योस्टेसिस। और इसमें एक तो होम्योस्टेसिस डिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद फिर फिजियोलॉजी ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। इसमें कई टॉपिक हैं, यानी इम्यून सिस्टम जो बीएससी थर्ड ईयर में आप पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड ये टॉपिक है, वो भी आप पढ़ेंगे, साथ साथ होम्योस्टेसिस भी। इसको हम जो है कि इसी के साथ ही डिस्क्रिप्शन आपका हम शुरू करते हैं। तो ये हो गया आपके सामने इस वीडियो में दूसरी जो है कि टॉपिक लेके हम हाजिर हैं। यह है कंसेप्ट ऑफ होम्योस्टेसिस। फोर्थ यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब ये होम्यो मतलब होता है समान, स्टेसिस मतलब स्टेबल, यानी कि हर एनिमल के बॉडी में डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो उसके साथ साथ जो है कि इंटरेक्शंस हो रहे हैं, इंटरेक्शन के साथ साथ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। लेकिन एक्सटर्नल बॉडी के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट प्लस बॉडी के अंदर का इंटरनल इन्वायरमेंट, इन दोनों में बराबर चेंजेस होते जा रहे हैं, चेंजिंग होती रहती है। लेकिन एनिमल किसी भी कंडीशन में, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, हर कंडीशन में एनिमल अपनी बॉडी को जो है कि स्थिर बनाए रखता है, क्योंकि वो सरवाइव करना चाहता है। सरवाइव करने के लिए बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को देखते हुए उसे स्टेबल कंडीशन बनाए रखने के प्रोसेस को हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। इस तरह से हम इसे कह सकते हैं कि ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन द एनिमल बॉडीज़, यानी कि ये बॉडी जो है कि इक्विलिब्रियम स्टेट में बना रहे, साम्यावस्था में बना रहे, या बना रहता ही है सर्वाइव करने के लिए। हर एनिमल के बॉडी में ये कंडीशन होता है, ये फैसिलिटीज़ कुदरत ने दिया है, इसी को हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। तो इसी की इस टॉपिक को यहाँ पे डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। तो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस को कई एंगल से हम डिस्क्राइब करेंगे, जिससे कि ये चीज़ें समझ में आ जाए। होम्योस्टेसिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। होम्योस्टेसिस क्या है? एक इक्विलिब्रियम यानी कि साम्यावस्था की अवस्था है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन द बॉडीज इंटरनल इन्वायरमेंट, बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट का एक साम्यावस्था है, ड्यू टू कांस्टेंट इंटरेक्शन ऑफ द बॉडीज मेनी रेगुलेटरी प्रोसेस। अब आप कहेंगे कि ये जो बॉडी अपने आप को हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट में या कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को बनाए रखता है, तो आखिर बॉडी के अंदर जो इंटरेक्शंस हो रहे हैं, जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आखिर ये साम्यावस्था में यानी इक्विलिब्रियम स्टेट में कैसे रह पाती हैं? इसके लिए कुछ रेगुलेटरी प्रोसेस हैं बॉडी के अंदर, रेगुलेट करने वाले कंट्रोलिंग पावर है, कंट्रोल करने वाले प्रोसेस। इसी कंट्रोलिंग पावर यानी रेगुलेटरी प्रोसेस के थ्रू एनिमल बॉडी अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट में कंडीशन में बनाए रखता है। इसी प्रोसेस को, इसी कंसेप्ट को होम्योस्टेसिस बोलते हैं। इसी को अगर दूसरे लैंग्वेज हम देखें तो हम कह सकते हैं यह एक क्या है, डायनेमिक कंडीशन है। डायनेमिक क्योंकि इसमें परिवर्तन हो रहा है, जब तक परिवर्तन नहीं होगा, डायनेमिक कंडीशन नहीं होगा, तब तक जो है कि इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आ सकता। क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन में कोई भी चीज़ मेंटेन नहीं रह सकती। अगर फ्लेक्सिबल कंडीशन में तो वो जो है कि अपने आप को जैसा इन्वायरमेंट के हिसाब से जैसा चाहेगा बढ़ा और घटा सकता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं होम्योस्टेसिस जो है कि कोई रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक जो है कि डायनेमिक कंडीशन है। होम्योस्टेसिस इज ए डायनेमिक कंडीशन इन रिस्पांस टू चेंजिंग कंडीशन। जब बॉडी में कोई परिवर्तन आता है तो ये अपने आप को रिस्पांस करता है, उसी हिसाब से ढालता है। क्या करता है? द बॉडीज बैलेंस कैन शिफ्ट एमंग पॉइंट इन नैरो रेंज दैट इज कंपैटिबल विथ मेंटेनिंग लाइफ। यानी कि अगर बॉडी के, एनिमल बॉडी के आउटसाइड कंडीशन में अगर कोई इन्वायरमेंट में चेंजिंग आ रही है, या बॉडी के अंदर कोई चेंजिंग आ रही है, किसी भी तरह की कंडीशन है, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसको देखते हुए, उस परिवर्तन को देखते हुए बॉडी का जो रेगुलेटरी प्रोसेस है अपने आप को जो है कि मेंटेन करता है,
चेंज करता है, बैलेंस बनाता है और बैलेंस बना करके एनिमल लाइफ को मेंटेन रखता है। इसी कंडीशन को मेंटेनिंग ऑफ लाइफ प्रोसेस परफॉर्म बाय द डायनेमिक कंडीशंस इज नोन एज होम्योस्टेसिस। अब इसी को दूसरे लैंग्वेज में देखें तो और क्लियर करते चलें, क्योंकि इतने से काम चलना नहीं होम्योस्टेसिस का। तो आखिर इसमें और माइन्यूट ऑब्जर्व करते हैं तो देखते हैं कि आखिर ये रेगुलेटरी प्रोसेस कौन कौन से हैं और इसमें कौन कौन से जो है बैलेंसिंग मेंटेनिंग कंडीशन चल रही है। तो इसमें देखेंगे होम्योस्टेसिस इंक्लूड द रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। होम्योस्टेसिस क्या करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, टेम्परेचर को, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन, क्योंकि हर प्रोसेस के लिए बॉडी में जितने भी वाइटल एक्टिविटीज़ हो रही हैं सबको चलाने के लिए एक जो सर्टेन टेम्परेचर होना चाहिए। तो वो सर्टेन टेम्परेचर अगर मेंटेन नहीं है तो बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है वो चेंज हो जाएगा। और फिजियोलॉजिकल कंडीशन चेंज होगा तो फिर एनिमल बॉडी में कहीं न कहीं से प्रॉब्लम आएगी और उसकी लाइफ खतरे में पड़ेगी। तो ये होम्योस्टेसिस एक ऐसा प्रोसेस है, कुदरत का एक फैसिलिटी है, एनिमल को दिया गया है। तो इस प्रोसेस के थ्रू एनिमल बॉडी में टेम्परेचर रेगुलेट होता है। और क्या होता है, द बैलेंस बिटवीन एसिडिटी एंड एल्कलिनिटी इन यूज ब्लड। अब जो है कि एक तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रेगुलेट किया जा रहा है और दूसरा जो है बॉडी का जो एसिडिटी और एल्कलिनिटी है इसको भी जो है कि मेंटेन किया जा रहा है, यानी कि पीएच मेंटेन किया जा रहा है और उसकी एसिडिटी मेंटेन की जा रही है। ये दोनों मेंटेनेंस चलता रहता है। और बॉडी में जानते हैं कि जो बॉडियल फ्लूइड है, सबसे बड़ा मेजर बॉडी फ्लूइड टिश्यू फ्लूइड है, ब्लड है। और ब्लड ही पूरे बॉडी को कनेक्ट किए हुए कनेक्टिव टिश्यू है। और ब्लड के अंदर ही एसिडिटी और एल्कलिनिटी जो होती है उसको मेंटेन करने का काम होम्योस्टेसिस करता है। और ये बहुत ही बारीक जो है कि डिस्कवरी थी और इसके ऊपर सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने नज़र डाला, जिसने इसे समझाया, इसका एक्सप्लेन किया, डिस्कस किया, जो आज हम इसको समझ रहे हैं, उस वैज्ञानिक को जो है को भी हम याद करते हैं यहाँ पे। द कंसेप्ट वाज डिस्क्राइब्ड बाय फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट क्लाउडे बर्नार्ड इन 1865। 1865 में क्लाउडे बर्नार्ड ये वैज्ञानिक, इन्होंने सबसे पहले फिजियोलॉजिस्ट है फ्रांस के, इन्होंने फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट है फ्रांस के वैज्ञानिक, इन्होंने जो है इसको डिस्क्राइब किया, सबसे पहले होम्योस्टेसिस प्रोसेस को डिस्क्राइब किया। और इन्होंने इसका नाम जो है कि होम्योस्टेसिस से इसका नाम रखने का काम एक दूसरे वैज्ञानिक ने किया, यानी टर्म दिया किस वैज्ञानिक। द वर्ड वाज क्वाइंड बाई वल्टर ब्रैडफोर्ड कैनन इन 1926। 1926 में वाल्टर ब्रैडफोर्ड कैनन इस वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने 1926 में इसका नाम दिया होम्योस्टेसिस। इस तरह से होम्योस्टेसिस टॉपिक जो है कि एग्जिस्ट हुआ और जिसे आज हम पढ़ रहे हैं। और इसको और डिटेल में हम डिस्क्राइब करते हैं होम्योस्टेसिस प्रोसेस को, तो और बातें समझ में आएंगी। देयरफॉर होम्योस्टेसिस और होम्योस्टेसिस की स्पेलिंग देखिए दो तरह से लिखी जाती है, इसको भी ध्यान देंगे। होम्योस्टेसिस HOMOEO STASIS, एक तो इस तरह से लिखा जाता है और दूसरी तरह HOMEO STASIS, यानी दोनों तरीके से होम्योस्टेसिस लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, दोनों इस तरह से लिखते हैं, तो इसको ध्यान में देंगे। होम्योस्टेसिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम विद इन द बॉडी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस तरह हम कह सकते हैं कि होम्योस्टेसिस क्या है, यह एनिमल बॉडी में एक सिस्टम है, इन विच क्या हो रहा है, इन विच ए वेरिएबल, ये बदलता रहता है, ये सिस्टम क्या है, बदलता रहता है। सच एज, पहले हमने बताया ये डायनामिक प्रोसेस है तो इसलिए बदलता रहता है। सच एज द कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस इन सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन में सब्सटेंस के कंसंट्रेशन को बदलता रहता है जैसी ज़रूरत होती है। इज़ एक्टिवली रेगुलेटेड टू रिमेन वेरी नियरली कांस्टेंट, यानी सॉल्यूशन में सब्सटेंस के कंसंट्रेशन को चेंज करता रहता है और इस तरह से चेंज करता रहता है कि जिससे जो ये कांस्टेंट वैल्यू नियर अबाउट बनी रहे, नियर बाई बना रहे, यानी लगभग साम्यावस्था में बनी रहे। एग्जाम्पल्स ऑफ होम्योस्टेसिस इंक्लूड द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर,
ऑफ एन एनिमल। जैसे बॉडी का टेम्परेचर, एनिमल के बॉडी का टेम्परेचर का मेंटेन होना भी होम्योस्टेसिस है। एग्जाम्पल में द pH ऑफ इट्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इसके जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है यानी जैसे ब्लड है, इसके pH को भी ये मेंटेन रखता है। ये दूसरा एग्जाम्पल है। और द कंसंट्रेशंस ऑफ सोडियम आयंस एंड कैल्शियम आयंस, सोडियम आयंस कैल्शियम आयन अभी आपने देखा नर्व कंडक्शन में और मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम आयन और सोडियम आयन का क्या इंपॉर्टेंस है, यानी इनके कंसंट्रेशन को भी ये मेंटेन रखता है। और ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड प्लाज्मा, और ब्लड प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को भी मेंटेन रखता है। डिस्पाइट चेंजेस इन द एनिमल्स इन्वायरमेंट, और एनिमल के इन्वायरमेंट को जो है कि मेंटेन रखता है। और व्हाट इट हैज़ ईटन, और व्हाट इट हैज़ ईटन यानी कि इन्वायरमेंट के देखते हुए एनिमल बॉडी के, एनिमल के टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को, इन्वायरमेंट को ये मेंटेन करता है। और इसी ये जिस तरह से डील करता है, रेगुलेट करता है, उसी तरह से एनिमल को रिक्वायरमेंट महसूस होता है कि वो क्या खाए क्या न खाए। व्हाट इट हैज़ ईटन यानी वो उसे क्या खाना चाहिए, और व्हाट इट इज़ डूइंग उसे क्या करना चाहिए। एनिमल इसी से रेगुलेट होता है, उसे क्या करना है और क्या खाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल रेस्टिंग और एक्सरसाइजिंग, यानी कि उसे आराम करना है या उसे एक्सरसाइज करना है या मेहनत करनी है। ये होम्योस्टेसिस अलार्म के थ्रू ही ये पता चलता है कि एनिमल को क्या किस कंडीशन में कैसे रहना है। यानी कि ये रिक्वायरमेंट बॉडी में फील होने लगती है कि हमें आराम करना है या मेहनत करनी, एक्सरसाइज करना है या क्या करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना। ये सारा रिक्वायरमेंट जो फील होता है, महसूस होता है एनिमल को, वो जो होम्योस्टेसिस प्रोसेस, रेगुलेटरी प्रोसेस के थ्रू ही होता है, के वजह से ही होता है। ईच ऑफ दीज वेरिएबल इज कंट्रोल्ड बाई ए सेपरेट होम्योस्टेट और रेगुलेटर, यानी कि ये जितने भी वेरिएबल कंडीशन ये कंट्रोल होती हैं किसके थ्रू, होम्योस्टेट के द्वारा यानी रेगुलेटर के द्वारा। विच रेगुलेट विच टुगेदर मेंटेन लाइफ, और इसी की वजह से किसी भी एनिमल की उनका लाइफ जो मेंटेन रहता है, जीवन चलता रहता है, जीवन के निर्वाह होता रहता है। होम्योस्टेसिस आर एनर्जी कंज्यूमिंग फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म, ये होम्योस्टेसिस जो है एनर्जी कंज्यूमिंग फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है, यानी इसमें एटीपी खर्च होती है, यानी बॉडी को साम्यावस्था में रखने के लिए, इक्विलिब्रियम स्टेट में रखने के लिए, मेंटेनिंग ऑफ लाइफ मेंटेन करने के लिए, ये सारा कुछ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसमें एनर्जी खर्च होती है, एटीपी खर्च होता है। इस तरह से हमने इसको डिस्क्राइब किया। एक तो ये आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हुआ, साथ ही साथ जो है कि 4th यूनिट का कंसेप्ट ऑफ होम्योस्टेसिस भी हमने डिस्क्राइब कर दिया, डिस्कस कर दिया इस वीडियो में। और इसके बाद जो है हम दूसरा जो वीडियो लेकर के आएंगे तो वो जो है आपका होगा डिफेंस मैकेनिज़्म, यानी कि फिजियोलॉजी ऑफ डिफेंस मैकेनिज़्म, ये हम आपको डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू।